चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। ओके, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि जो हमारा जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है, और जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें हमारे लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर अपना शो करती है। ओके, सो फ्रॉम आइंस्टाइन मास, अगर मैं इसका एनर्जी, क्योंकि अब हमारी जो लाइट है उसका जो पार्टिकल जो एनर्जी है, पार्टिकल एक एनर्जी क्वांटा के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको हम फोटोन बोलते हैं। तो ये एक पार्टिकल है, तो ऑफ कोर्स अगर वो पार्टिकल है तो उसका मास भी होगा कुछ, और उसका क्या होगा, मोमेंटम भी होगा, एनर्जी मोमेंटम। ठीक है, तो हमें पता है कि फोटोन का रेस्ट मास m0 ये 0 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ओके, काइनेटिक मास की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी आप यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं। अगर मैं काइनेटिक मास का मतलब है कि जब वो चीज़ मूव कर रही है, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास तो 0 है, लेकिन जब फोटोन मूव करता है तो उसका कुछ मास होता है। तो वो मास आप कैसे निकालेंगे, आप एनर्जी को क्या लिख सकते हो, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच इंटू म्यू। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन आप ले रहे हो। ओके, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हमारी जनरल, अगर आप, ये आपको पता है आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, तो इधर से अगर आप निकालेंगे तो मास क्या आ जाएगा, एच म्यू बाय सी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा काइनेटिक मास, मतलब जब फोटोन मूव कर रहा है तो उसका मास क्या है। ओके, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा है काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। देखो, आपने एच म्यू बाय सी स्क्वायर, अगर आपको लैम्डा मतलब वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको एच बाय सी स्क्वायर इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी इसको आप सी बाय लैम्डा लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा एच, यहाँ से सी कैंसिल आउट, सी एच बाय सी लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकल गया कि काइनेटिक मास ऑफ फोटोन क्या होता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। देखो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी। एम क्या है, एच म्यू बाय सी स्क्वायर इंटू जो स्पीड है फोटोन की, वो स्पीड फोटोन की क्या हो जाएगी, सी, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, एच म्यू बाय सी। ये क्या है, हमारी मोमेंटम ऑफ फोटोन। और इधर से इसी रिलेशन से आप देखो, इधर इसी रिलेशन से डी ब्रोगली वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि अगर मोमेंटम को मैं ऐसे लिख दूं एच सी, और फ्रीक्वेंसी को मैंने सी बाय लैम्डा लिख दिया, तो ये कट हो गया, सीधा आ गया एच बाय लैम्डा। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का क्या होगा, एच बाय लैम्डा। तो ये तो फोटोन का केस हो गया, बट खैर आपको ये पता है कि डी ब्रोगली वाले केस में हर एक पार्टिकल की बात करी गई है, कि मैटर की बात करी है कि मैटर ऐसा बिहेव करता है। इससे ये तो पता चल गया कि फोटोन ऐसा बिहेव कर रहा है, कि फोटोन का जो पी है वो एच बाय लैम्डा आ रहा है। ठीक है, और एनर्जी क्या आ रही है, एच म्यू बाय सी। ठीक है, ये तो हमारे फोटोन की उसका हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन, इन पार्टिकल्स की बात करें, तो क्या ये पार्टिकल्स भी डुअल नेचर शो करते हैं। तो एक्चुअली डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि यस, अगर लाइट जो है वो बोथ एज अ पार्टिकल और एज अ वेव बिहेव करता है, तो सिमिलरली इधर अगर हम मैटर की बात करी जाए, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इनकी भी बात करें, तो ये भी डुअल नेचर शो करते हैं। ये यूजुअली जो है आपने पढ़ा है कि ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं, बट एक्चुअली ये वेव नेचर भी शो करता है। जब हम क्वांटम एस्पेक्ट देखते हैं तो ये वेव नेचर भी शो करते हैं। तो यही है बेसिकली डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, जो हम आगे देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है उसको हम कॉन्साइज वे में पढ़ेंगे, कि सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे पढ़ते हैं। देखो, लेनर्ड और मिलिकन, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे, गिव द फॉलोइंग लॉज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो एक्सपेरिमेंट करा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके बेसिस पे कुछ लॉज दिए गए हैं। वो क्या है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी। ठीक है, कितना एमिट होते हैं, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एक्चुअली एमिट होते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। वो इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या, ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ाने से,
और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेंगे। दैट इज़ वाई हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ, ये भी ऑलरेडी हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो हमने ऑलरेडी ग्राफ्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी से। कितनी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से हमारा वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी से, इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। क्योंकि एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है, एनर्जी किस, फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। सो इसलिए ये सेकंड पॉइंट भी वैलिड है। थर्ड है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, राइट। और वो क्यों होता है, क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो, क्योंकि हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो ये है, ठीक है, ये है। तो काइनेटिक एनर्जी आप देख ही सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, दिस इज W नॉट, दिस इज वर्क फंक्शन। सो डेफिनेटली ये लीनियरली वेरी करेगा विद सम, अगर आप y लेते हो और ये x, मतलब आप ग्राफ बनाते हो तो ये सम जैसे जो हम y इंटरसेप्ट लेते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। As soon as the light is incident on the surface of the metal, the photoelectrons are emitted instantly. That is, there is no time lag between the incidence of light and emission. इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता। जबकि अगर हम लाइट को एक वेव मानते तो आपको पता ही है कि वेव होती है तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता, वेव से एनर्जी एब्जॉर्ब करता, और एक टाइम पे आता कि उसको कुछ टाइम लगता वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता, और एक टाइम पे वो एनर्जी इतनी रीच कर जाती कि हमारा इलेक्ट्रॉन अपना बाउंडेड स्टेट से निकल जाता है इतनी एनर्जी। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं है। दैट मीन्स सीधा हिट हुआ है, मतलब कोलिजन हुआ है। दैट ये भी कंफर्म करता है कि हमारा जो फोटोन है यहाँ पे क्या बिहेव, मतलब हमारी जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेव्स, वही जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जैसे हमारे जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करती है, पार्टिकल भी वेव भी। सिमिलरली अगर हम इस दुनिया में मैटर की बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही बिहेव करेगी। it will behave as a particle as well as waves. Okay, so light is said to have dual character, that is it behaves like matter and wave both. Same properties, some properties like interference diffraction can be explained on the basis of wave nature. जब आप इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की बात करते हो तो इसमें पार्टिकल नेचर नहीं शो करता है, लाइट क्या शो करता है, वेव नेचर शो करता है। सिमिलरली अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक की बात करूँ या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन करी जा सकती है। और ये मैंने ऑलरेडी भी बताया है कि एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल की लाइट बिहेव करी एज अ पार्टिकल और अ वेव, दोनों जैसा बिहेव नहीं कर सकते। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट बिहेव करेगी एज अ पार्टिकल और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट बिहेव करेगी एज अ वेव। एक एक्सपेरिमेंट में दोनों नेचर शो नहीं होते। ओके, तो 1942 में क्या हुआ था, लुई डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन दैट द लाइट, जैसे लाइट होती है वैसे मैटर ऑल्सो शो डुअल बिहेवियर, देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं, जैसे मैटर पार्टिकल्स भी होते हैं जो मूव करते हैं, तो एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको हम मैटर वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो या उसको डी ब्रोगली वेव्स भी बोलते हैं। तो हर मैटर भी है जब वो मूव करता है तो वो एक वेव जैसा बिहेव करता है। तो अब वो कैसा बिहेव करेगा, देखो डी ब्रोगली रिलेशन, आप डी ब्रोगली ने जो कंसेप्ट दिया था कि हमें पता है एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, h इंटू म्यू, अगर मैं लाइट की बात करूँ, ठीक है, और ये इज इक्वल टू mc² होता है। तो अब मैं मैटर पे आ गई कि अगर ये यहाँ पिछले अभी हमने पहले जब हम फोटोन की बात कर रहे थे, अब हम किसी भी जनरल पार्टिकल की बात करिए तो m कोई भी जनरल पार्टिकल हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो hc/λ इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ से हमारा लैम्डा क्या आ गया, hc/mc², तो h/mc, ठीक है, ये आ गया। तो ये तो देखो ये लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। यूजुअली ये जो केस है फोटोन का होगा। अगर हम मैटर की बात करेंगे तो मैटर के केस में जस्ट आपको c की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, v रिप्लेस कर देना है, ठीक है, c की जगह v रिप्लेस कर देना है, और इधर से आपका डी ब्रोगली रिलेशन निकल जाएगा कि जब कोई पार्टिकल v वेलोसिटी में चलता है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ या उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। सो डी ब्रोगली असर्टेड दैट द अबव इक्वेशन इज कंप्लीटली अ जनरल फंक्शन। ये जो है एक जनरल फंक्शन है। ये लाइट का केस हो गया। अगर मुझे मैटर के केस में तो c को मैं रिप्लेस कर दूँ v से, एंड अप्लाइज टू फोटोन एज वेल एज अदर मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है।
और यहाँ पे आप mv को क्या भी लिख सकते हो, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो v आप लिख सकते हो अंडर रूट 2ke/m, और उसको अब यहाँ पुट कर देंगे तो ये लैम्डा आ जाएगा आपका, ठीक है, h/√2me। m मास ऑफ पार्टिकल है और v उसकी वेलोसिटी एनर्जी की टर्म्स में, ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल, अगर मान लो मैं चार्ज पार्टिकल ले लूँ, लैम्डा क्या है, h/√2me की कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन करी। अब चार्ज पार्टिकल की यूजुअली काइनेटिक एनर्जी हम कैसे गेन करवाते हैं, उसको एक्सेलरेट करा देते हैं थ्रू कुछ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पता ही है कि हाफ mv स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, q इंटू वी फॉर द चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं 2m q इंटू वी, जो हमने ये लिख दिया है, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, जब गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो जब हम एवरेज उनकी स्पीड वगैरह लेते हैं तो इधर जो है काइनेटिक एनर्जी वाला जो टर्म है उसमें आप kT ये यहाँ पे आप डाल देंगे 3/2 kT, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी वाली टर्म है इसमें आप डाल देंगे 3/2 kT, तो यहाँ पे 3/2 डालेंगे तो 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3m kT, ठीक है। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। रेशियो वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं फोटोन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो डिस्कस करूँ तो ये लैम्डा C जो है लैम्डा p/λe, ठीक है। अगर मैंने फोटोन की बात करी तो लैम्डा p hc/e हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ये E है, ठीक है। तो लैम्डा E क्या हो जाएगा, h/√2m k, m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर फॉर सेम एनर्जी, अगर सेम एनर्जी की बात करें तो k वाली, ठीक है, सेम एनर्जी की बात करें तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ लैम्डा p डिवाइड बाय लैम्डा E क्या हो जाएगा, hc/e डिवाइडेड बाय h/√2m इंटू k। तो यहाँ पे ये एच कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, c/e इंटू √2m k, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेविन्सन गर्मर एक्सपेरिमेंट क्या। अब देखो जो हमारी जो वेव जो हमने बोला है कि हमारा जो मैटर है वो क्या बिहेव करता है, एज अ मैटर भी वेव जैसा बिहेव करता है। यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का आप क्या इमेजिन करते हो कि ये तो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमने मॉडल्स पढ़ रखे हैं यूजुअली ये पार्टिकल्स हैं, बट नहीं, क्वांटम फिजिक्स और इस तरह जब आप चले जाते हैं, जब डी ब्रोगली वाला पूरा ये जो सारी चीज़ है ये स्टार्ट करती है ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेसिकली इधर से ही स्टार्टिंग हुई थी क्वांटम फिजिक्स की, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ तो चाहिए ना कि भाई क्या प्रूफ है कि मैटर, कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ये भी एज अ मैटर बिहेव कर सकते हैं। तो ये जो प्रूफ है, ये डेविन्सन गर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो उस चीज़ का प्रूफ है कि डेविन्सन गर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उससे हमें प्रूफ मिला था कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट confirmed by Davidson Germer experiment. It is used to study the scattering of electrons from a solid to verify the wave nature of electron. Okay. करा क्या हमने, a beam of electrons emitted by electron gun is made to follow nickel crystal and along cubical axis of a particular angle. nickel crystal 3-dimensional diffraction grating जैसा behave करते हैं and it diffracts the electron beam obtained from electron gun. जो electron gun से speed में electrons आ रहे हैं उसको diffract करेगा, ठीक है। The diffraction beam of electrons received by the detector which can be positioned at any angle by rotating it about the point of incident. मतलब एक डिटेक्टर है जो मूवेबल है, उसको आप मूव करा सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आया, डिफ्रैक्ट हुआ डिफरेंट एंगल्स पे, तो बेसिकली मूव कर सकते हो और आप मेजर कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने एंगल पे आ रहे हैं, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी वेरिड बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। अब वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो एनर्जी कितनी, क्योंकि आप वोल्टेज चेंज कर दोगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स मतलब डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट स्कैटरिंग एंगल विल बी सेम, ठीक है, हर जगह। मतलब जो हम यूजुअली क्लासिकल फिजिक्स से देखते हैं तो स्कैटरिंग एंगल मतलब हर जगह जो इंटेंसिटी डिफरेंट एंगल्स पे जो इंटेंसिटी है वो सेम होनी चाहिए। बट डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज नॉट सेम बट डिफरेंट। जब हमने डेविसन गर्मर ने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तब एक्चुअली ये सिचुएशन नहीं हुई, इंटेंसिटी डिफरेंट एंगल्स पे सेम नहीं थी, इंटेंसिटी कुछ पर्टिकुलर एंगल पे मैक्सिमम थी, ठीक है। सो बट सी डिफरेंट एट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स हमें डिफरेंट वो मिला। जैसे आप देख ही सकते हो कि 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री एंगल और 54 वोल्ट पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली है।
इट इज मैक्सिमम फॉर डिफ्रैक्टिंग एंगल 54 पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगर पार्टिकल यहाँ पे, देखो हमें पता है कि वेव में ऐसा होता है कि हाँ इंटरफेरेंस हो रही है और इंटरफेरेंस से एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल जैसा बिहेव करता है तो पार्टिकल्स तो रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करेंगे तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर जगह मैक्सिमा नहीं आना चाहिए था। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा बिहेव करता तो इंटेंसिटी हर जगह सेम आनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे ये जो हमारा मैक्सिमम मिनिमा आता है ना, ये जो मैक्सिमम मिनिमा वाला सिचुएशन है वो कैसे आता है, वो तब आता है कि जब कोई भी चीज वेव नेचर शो करती है, क्योंकि वहां इंटरफेरेंस हो जाती है और इंटरफेरेंस से हमें कुछ पोजीशन पे मैक्सिमम मिलता है, कुछ पोजीशन पे मिनिमम मिलता है। तो एक्चुअली अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिकल जैसा बिहेव करता तो इंटेंसिटी हर जगह सेम रहनी चाहिए थी, क्योंकि पार्टिकल्स तो इधर उधर रैंडमली मूव कर जाएंगे तो हर जगह इंटेंसिटी सेम ही रहनी चाहिए जब स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एंगल पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, हमें कहीं मैक्सिमम मिला। मतलब यहाँ इंटरफेरेंस, और यहाँ पे एक्चुअली इंटरफेरेंस ऐसी चीजें, डिफ्रैक्शन ये इन्वॉल्व है, और ये इन्वॉल्व है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने क्या बिहेव करा है, वेव नेचर शो करा अपना, ठीक है। सो इफ द डी ब्रोगली वेव्स एग्जिस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स देन दिस शुड बी डिफ्रैक्टेड एज एक्स रेज, ठीक है। तो अगर हम इधर से, खैर ये बेसिकली डायग्राम हो गया, और मेन चीज क्या है, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, देखो यहाँ पे हमने इतनी वोल्टेजेस में परफॉर्म करा, इट वाज नोटेड अ स्ट्रॉन्ग पीक अपीयर्ड at 54 volt or theta is equal to 50 degree. The appearance of the peak in a particular direction is due to constructive interference of electrons scattered from different layers of the regularly spaced atoms of the crystals. तो ये जो क्रिस्टल्स हैं वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, और डिफरेंट लेयर से क्या हो रही है, लाइट आ रही है जो इंटरफेयर कर रही है, और इसीलिए वो एक जगह पे मैक्सिमा दे रही है। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ये जो वेवलेंथ होनी चाहिए थी, ये मतलब एक्सपेरिमेंट जब करा 0.165 जो इस एक्सपेरिमेंट से हमने रिजल्ट निकाला, ये होनी चाहिए वेवलेंथ, ठीक है। और हमने जो डी ब्रोगली का फॉर्मूला था उस पे डाल के देखा, उस पे ये जो V हमारा आया था इस वोल्टेज से जब हमने इलेक्ट्रॉन को मूव कराया था, डी ब्रोगली वाले फॉर्मूले में डाल के देखा, ये जो हमारा डी ब्रोगली वाला फॉर्मूला बनता है इसमें जब डाला तो हमारी वेवलेंथ है ये, तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम हमें वेवलेंथ मिली है। दैट मीन्स हमारा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला है ये अप्रोप्रिएट है। तो मतलब डेविसन गर्वर एक्सपेरिमेंट ने हमें प्रूव दिया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करते हैं। जैसे हमारे लाइट का डुअल नेचर होता है ऐसे ही मैटर का भी डुअल नेचर होता है। ओके।